Welcome to Major HS Kalsis बालनो एकेडमी। आई एम मिस्टर देवेश, यू बायोलॉजी फैकल्टी। तो बेसिकली आज हम एक और बायोलॉजी का टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी टेस्ट पेपर DM6, जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है plants which are adapted to grow in soils containing high concentration of salts are known as। देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए मिनरल्स की न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा ग्रो चाहिए होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो जिसकी वजह से वो हाई सैलिनिटी कंडीशन में ग्रो करते हैं जहां पे सॉल्ट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो आपको मालूम है सॉल्ट सॉल्ट को हम केमिकल नेम में हेलोजन के नाम से भी जानते हैं, और आपके ऐसे प्लांट्स प्लांट्स का साइंटिफिक नेम होता है आपका फाइट्स, PHYTES। तो बेसिकली हम जो सॉल्ट लविंग प्लांट होता है उसको हम हेलोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रो इन सॉल्ट, इसमें क्या कंसेंट्रेशन ज्यादा है आपके, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है आपके बेसिकली, तो उसका आंसर होगा आपका, देखो देख सकते हो आप, हेलोफाइट्स है, मीजोफाइट्स है जो कि बेसिकली आपके मर्ड में उगते हैं, कीचड़ में उगते हैं। थैलोफाइट्स है आपके जो बेसिकली आपके कह सकते हो आप एक मॉइस्चर रीजन में ग्रो करते हैं, लेकिन इनको पानी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपके मॉसेस हो गए, आपके बेसिकली क्या हो गए, लिवर वोट्स हो गए, हॉर्न वोट्स हो गए, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट हो गया, जीरो फाइट्स भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। देखो हेलो का मतलब होता है आपका हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन जिसमें आपके सॉल्ट्स आते हैं, और आपका फाइट मतलब होता है प्लांट, सॉल्ट लविंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं आपका, हेलोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following have a mixed heart, that is the heart in which the oxygenated and deoxygenated is mixed। देखो सबसे पहले मिक्स्ड हार्ट होने का मतलब क्या है, मिक्स्ड हार्ट होने का ये मतलब है कि आपके दो टाइप के ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वो दोनों आपस में जाकर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका मिक्स्ड हार्ट। लेकिन ये कंडीशन पॉसिबल होने के लिए क्या होना जरूरी है, ये कंडीशन पॉसिबल होने के लिए आपका ब्लड का मिक्स होना जरूरी है, मतलब कोई एक ऐसा चेंबर होना चाहिए जहां पे दोनों टाइप के ब्लड मिक्स हो जाए, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखेंगे एक है लेफ्ट एट्रियम, एक है राइट एट्रियम, और एक नॉर्मली वेंट्रिकल, ठीक है। ये तीन चेंबर्ड हार्ट है। आपको मालूम है लेफ्ट एट्रियम से कौन सा ब्लड आता है आपका, ऑक्सीजनेटेड, और राइट एट्रियम से कौन सा आता है आपका, डीऑक्सीजनेटेड। ये दोनों कहां पर मिक्स हो जाएंगे आपके, ये दोनों आपके मिक्स हो जाएंगे वेंट्रिकल वाले चेंबर में, जो सिंगल लार्ज चेंबर है। तो वेंट्रिकल में दोनों ब्लड मिक्स होने की वजह से इस चेंबर को थ्री चेंबर्ड हार्ट या थ्री चेंबर्ड ब्लड, जो थ्री चेंबर्ड हार्ट जिस भी एनिमल का होगा वो क्या होगा आपका मिक्स्ड हार्ट होगा, क्योंकि आपके दोनों टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड डिऑक्सीजनेटेड आपस में जाकर के मिक्स हो जाते हैं, कहां पे, वेंट्रिकल में जाकर के, ठीक है। तो देखो इनमें से थ्री चेंबर्ड हार्ट किसका है, बर्ड्स का क्या होता है आपका फोर चेंबर्ड होता है, मैमल्स का क्या होता है फोर चेंबर्ड होता है, रेप्टाइल्स का क्या होता है थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं आपके ऐसे एनिमल्स जो कि बेसिकली आपके क्रॉल करते हैं, जिनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, उनके स्केल्स होते हैं, रेस्पिरेशन बेसिकली वो आपके लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे आपके रेप्टाइल्स जो थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है, इनको हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड हार्ट। एक्सेप्शन होता है आपका क्रोकोडाइल, रेप्टाइल में एक्सेप्शन होता है आपका क्रोकोडाइल, इसका ना फोर चेंबर्ड हार्ट होता है, फोर चेंबर्ड। बाकी अप्रोक्सीमेटली सभी का जो होता है वो थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है। इसकी वजह से हम रेप्टाइल्स को एम्फीबियंस को हम क्या बोलते हैं, थ्री चेंबर्ड हार्ट या मिक्स्ड हार्ट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियम इशीरिया कोलाई इज फाउंड मेनली इन। देखो एक बैक्टीरिया होता है, इसको हम ई कोलाई इशीरिया कोलाई के नाम से भी जानते हैं। ये आपके बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट्स के ना मल्टीप्लिकेशन बहुत बढ़ा देता है। जैसे मान लो अपने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई भी सब्सटेंस बनाया, कोई भी आपने पार्टिकल बनाया, कोई भी आपने मेडिसिन बनाया, अगर मुझे इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए तो मैं उसको ई कोलाई उसमें डाल दूंगा, जो आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो बेसिकली ये ई कोलाई बैक्टीरिया आपके वैसे तो नेचुरली भी पाए जाते हैं, और लेकिन इसको हम आर्टिफिशियली ज्यादा बनाते हैं ताकि वो हमारे इंडस्ट्रीज में काम आ पाए, ठीक है। तो ये में नेचुरली हमारी बॉडी में या फिर कहाँ पाया जाता है, क्या ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, रूट नोड्यूल्स में, टेरिडोफाइट्स में, या लाइकन में।
देखो रूट नोड्यूल्स में आपके ना मेनली फंगस पाए जाते हैं, राइजोपस फंगस हो गया। टेरिडोफाइट्स आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ना इनको बोला जाता है फर्स्ट प्रिमिटिव प्लांट्स टू बेयर वस्कुलर टिश्यू। ऐसे पहले आपके प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, ऐसे पहले आपके प्रिमिटिव या पुराने प्लांट होते हैं जिनके पास क्या पाया जाता है, आपका वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, मतलब जाइलम फ्लोएम। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। लाइकेन आपका क्या होता है, लाइकेन होता है आपका थैलोफाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो फंगस में भी ये नहीं पाया जाता आपका, ये पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में आपका बेसिकली ई कोलाई पाया जाता है। ठीक है, ये इसका नेचुरल हैबिटेट होता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन में आपका जो पीएच होता है ना, मेनली एल्कलाइन पीएच होता है, वहां पे अच्छा खासा सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी वजह से कहां पाए जाते हैं, आपके ह्यूमन इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज। अब ये हेरिडिटरी डिजीज क्या होता है, बेसिकली ऐसे डिजीज विच यू कैरी फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से आपको हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके हेरिडिटरी डिजीज। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे, पहला है आपका थैलासीमिया। थैलासीमिया जो होता है ये आपके एक टाइप का हेरिडिटरी डिजीज होता है जिसमें ना आपका ब्लड जो होता है फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है, ब्लड कॉर्पस्कल्स मरने लग जाते हैं, तो आपको अनीमिया हो जाता है। लेकिन ये आपका क्या होता है, हेरिडिटरी होता है। इसके हिसाब से तो नॉट चाहिए, लेकिन ये क्या होगा आंसर गलत। कलर ब्लाइंडनेस भी तभी होगा आपको जब आपके पेरेंट्स को है, आपके फादर को है, तभी हो सकता है आपको। नॉर्मली आपको ये किसी कंडीशन में अकर नहीं होगा, ये भी जेनेटिक है या हेरिडिटरी है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की कैरियर थी, उसके सारे राजकुमार मरने लगे थे। इसमें होता क्या है, आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बिल्कुल क्लॉटिंग फैक्टर्स खत्म, जिसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाता ढंग से, जिसकी वजह से बार बार आपका ब्लड निकलता रहेगा, निकलते निकलते आपकी डेथ हो जाएगी। ये भी आपका जेनेटिकल होता है, मतलब हेरिडिटरी होता है। तो एक ऑप्शन बचा आपका क्या, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को हम क्या बोलते हैं, आपका मेनली ब्लड कैंसर, और इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। देखो ल्यूको मतलब, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशन होना, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से होता है कि आपके आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ने लग जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लड कैंसर, या इसको हम ल्यूकीमिया, फिर इसका एक और सब्स्टिट्यूट नाम है आपका ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखना। तो इसका सही ऑप्शन क्या आपका, ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया, जो कि बेसिकली हमारा हेरिडिटरी नहीं होता। ये बेसिकली कैसे होता है, आपका एक्वायर्ड होता है, मतलब जब आप बर्थ, आपके बर्थ के बाद आपकी बॉडी अलग डिजीज कैरी करती है ना, आपके एक्वायर्ड में आता है, नॉन कम्युनिकेबल में। ठीक है, the hormonal activities of which of the following substance were discovered by Sterling foolish shielding disease in rice। मतलब कौन से हॉर्मोन्स का कैसा डिस्कवरी हुई थी जब फूलिश शील्डिंग इन राइस पर। देखो फूलिश शील्डिंग वाली कंडीशन क्या होती है, इसमें ना आपके जो सब्सटेंस होते हैं वो पतले और लंबे हो जाते हैं, इसकी वजह से लगता है ऐसा कि बेसिकली, मतलब होते नहीं है वैसे, लेकिन लगते हैं दिखने में कि लंबे और पतले हो गए, तो उसको फूलिश शील्डिंग बोलते हैं। और ये आपके स्टेम की इलोंगेशन करवाते हैं। तो उसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि आपके स्टेम की इलोंगेशन करवाता है, साइटोकिन्स आपके सेल डिवीजन करवाता है, लेकिन आपके मेनली सेल इलोंगेशन में हेल्प नहीं करता ये, मतलब स्टेम की इलोंगेशन में हेल्प नहीं करता ये। ऑक्सिन आपका, देखो ऑक्सिन जो मिली आपके ट्रंक की इलोंगेशन का, ट्रंक जो होता है ना ट्रंक, लेकिन ये बेसिकली बीच में से कोई पतला नहीं करवाता, ये आपके बेसिकली लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ भी रोक देता है, और ये आपके फोटोट्रोपिज्म करवाता है, लेकिन मेनली स्टेम इलोंगेशन नहीं करवाता है। इथाइलिन आपके फ्रूट्स को पकवाता है, रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स करवाता है, और आपके प्लांट में एज को बहुत जल्दी करवा देता है। ठीक है, और जितने भी आपके फ्रूट्स पक करके टूट करके गिर जाते हो, आपके इथाइलिन करवाता है, लेकिन ये भी आपका फूलिश शील्डिंग नहीं करवाता। तो ऑप्शन क्या आपका एक जिबेरलिन, जिबेलिन या जिबेलिक एसिड या GA3, ये आपके स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है, स्टेम की लेंथ बढ़ाता है। इसमें बेसिकली होता है कि लेंथ तो धीरे धीरे बढ़ाता है, लेकिन लगता है कि एकदम से उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो देखने में ऐसा लगता है कि इसने बहुत ही ज्यादा हाइट बढ़ा दी, लेकिन हाइट उतनी बड़ी हुई नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं फूलिश बना रहा है। ठीक है, तो उसका नाम क्या रहा, फूलिश शील्डिंग इन राइस में हमने क्या देखा था, जिबेलिक एसिड ढूंढा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स आर यूज्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग पर्पसेस। देखो एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स हम कब यूज करते हैं, क्या फीवर में, डायरिया में, कफ में, या एलर्जी में। देखो
एंटीपायरेटिक जो होता है ना, एंटीपायरेटिक, वो मेनली आपके फीवर में चाहिए होती है। जैसे बहुत से डिजीज में आपकी फीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कोई एक दवाई का नाम ले, जैसे आपने नाम सुना होगा मैफ्टल का। मैफ्टल हम ऐसी बाप की दवाई होती है जो बहुत ही ज्यादा हाई फीवर में ली जाती है। अगर आपको हाई फीवर बहुत ही ज्यादा, तो उस कंडीशन में आप मैफ्टल ले सकते हो। मैफ्टल एक टाइप का आपका एंटीपायरेटिक डिजीज है जो कि आपके फीवर में काम करता है, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन आपके काम ही कब करता है? बेसिकली जब आपको क्या हो, फीवर हो, ठीक है। फीवर के टाइम ही काम करता है। डायरिया में आप क्या ले सकते हो? अगर आपको डायरिया है, डायसेंट्री है या लूज मोशन, तो उस कंडीशन में आप क्या ले सकते हो? ओआरएस ले सकते हो या इलेक्ट्रॉल्स ले सकते हो। उसको कंज्यूम करने के बाद आपकी बॉडी में पानी होल्ड होगा और आप ठीक हो जाओगे। एंटीबायोटिक्स में हम नहीं लेते, ना हम कफ में लेते हैं, ना हम एलर्जी में लेते, तो हम किस में लेते हैं? आपके फीवर में बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कैरोटीन इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग इन अबंडेंस। बीटा कैरोटीन जो एक सब्सटेंस होता है, एक पार्ट होता है, वो इन चार ऑप्शन में से किस में ज्यादा पाया जाता है? अब देखो बीटा कैरोटीन होता क्या है? कैरोटीन आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके हेयर बनाते हैं और आपके बनाते हैं क्या? नेल्स, ठीक है। मेनली आपके बनाते हैं नेल्स, बनाते हैं मेनली नेल्स। नेल्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा करवाते हैं। तो जिस भी इस चार ऑप्शन में जिसमें भी बीटा कैरोटीन ज्यादा होगा, उसमें नेल्स बहुत ही ज्यादा लंबे होंगे, थिक होंगे और पियर्सिंग टाइप होंगे, आपके बहुत ज्यादा खतरनाक नेल्स होंगे। सबसे ज्यादा खतरनाक नेल्स किस में पाए जाते हैं? आपके फिश में? नहीं, फिश में नेल्स नहीं होते। रेप्टाइल्स में नेल्स होते हैं, मैमल्स में होते हैं और एम्फीबियंस में, इन तीनों में नेल्स होते हैं अच्छे खासे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सबसे डेंस नेल्स की बात करूं, तो उनको जो सबसे डेंस नेल्स होता है वो किसका होता है? आपके मैमल का नहीं होता उतना ज्यादा। हाँ, अलग अलग स्पीसीज होती है जिनके पास पाया जाता है, लेकिन मेनली जो आपका डेंस नेल्स या बहुत नोकीले नेल्स जो पाए जाते हैं, उनके पाए जाते हैं आपके रेप्टाइल्स के। रेप्टाइल्स के नेल्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा नुकीले होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टिफ होते हैं, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो इतने ज्यादा सॉलिड होते हैं, डेंस होते हैं कि इजिली किसी को भी काट वाट सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा बीटा कैरोटीन में आपका रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स में आप यहाँ पे बर्ड्स ऑप्शन में है नहीं, शायद नहीं है, तो आपका क्या है? रेप्टाइल्स है। तो रेप्टाइल्स के जो नाखून होते हैं, रेप्टाइल्स के जो क्लॉज होते हैं ना, वो किससे, देखो आपने नाम सुना होगा पहले के टाइम पे जो डायनासोर्स थे ना, आपके डायनासोर्स आपके क्या थे? बड़े बड़े लिजर्ड्स ही तो थे, ठीक है। तो उनके अगर आप नाखूनों की बात करोगे तो उनके नाखून इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि प्रिजर्व्ड फॉसिल में अभी बहुतों के नाखून मिले आपके, ठीक है। नाखून के अंदर इनके बीटा कैरोटीन बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो बेसिकली मतलब किसी भी आप सब्सटेंस को पियर्स कर सकता है, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ सकता है, बहुत डेंस और नोकीला होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा आपका बीटा कैरोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है, in context with the connective tissues which among the following connect bones to bones। मतलब इन सब में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपके बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, बोन टू बोन को? तो इसमें आप देख सकते हो, आपको ऑप्शन क्या? लिगामेंट्स है, रेटिकुलर फाइबर्स है, टेंडेंस और रेफे है। देखो रेटिकुलर फाइबर आपके बेजल फ्रेमवर्क बनाते हैं, बेजल फ्रेमवर्क ऑफ स्कल कह सकते हो, वर्टिब्रल कॉलम कह सकते हो, लेकिन आपके बोन टू बोन कनेक्ट नहीं करता। टेंडेंस आपके किसको करता है? बोन टू मसल करता है, तो ये भी नहीं है। रेफे भी आपके बोन टू बोन नहीं करता। जब आपके तीनों ऑप्शन ही कट गए तो आपका एक ऑप्शन क्या बचा? आपका लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करते हैं? बोन्स टू बोन्स, यही तो पूछा है आपका। आपने सुना होगा लिगामेंट कहाँ ज्यादा पाया जाता है? लिगामेंट आपके पाया जाता है ज्यादा नी में, पाया जाता है आपके एंकल में। लिगामेंट बेसिकली आपके स्ट्रिंग जैसे वायर होते हैं और ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं उन जगह पे, और आपके डिफरेंट बोन्स का कनेक्शन करवाते हैं, कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स। बोन टू बोन कह लो, डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स कह लो, इस सब में आपके ऑप्शन में क्या आएगा? आपका लिगामेंट, ठीक है। Which among the following live tissues of the human eye does not have blood vessels? हमारे आंखों में कौन सा ऐसा टिश्यू होता है, कौन सा ऐसा लिविंग टिश्यू होता है जिसमें आपके ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते? ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज या वेन्स नहीं पाए जाते। अगर उनमें आर्टरी और वेन नहीं होगा तो क्या काम करेंगे वो आपके? ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे आपके वो? देखो आपका है स्क्लेरा, आपका है कॉर्निया, आपका है कोरोइड और आपका है आइरिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें आईज का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका
आउटर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं आपके कॉर्निया। देखो कॉर्निया को ना आपके ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कॉर्निया को ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ले लेता है। आप देखो ना, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है, उसको ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन ही देते हैं ना। तो कॉर्निया के पास कोई भी आपका बेसिकली ब्लड वेसल इसीलिए नहीं होता क्योंकि अपना डायरेक्ट सारा का सारा ब्लड वो कहां से ले लेता है? सारा का सारा ऑक्सीजन कहां से लेता है? आपके एनवायरमेंट से ले लेता है, सीधा एनवायरमेंट से अंदर एंट्री कर जाएगा आपके कॉर्निया में, इसलिए उनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होते। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के पास ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स नहीं होती, इसकी वजह से उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वो ब्लड क्या काम करता है? आपको ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। कॉर्निया ऑब्वियसली पहले ही आपका क्या होता है? एक आउटर मोस्ट लेयर होती है आपके आईज में, जो कि आपका ऑक्सीजन जो होता है ब्लड वेसल से ना लेकर के कहां से लेता है? आपके एनवायरमेंट से लेता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका कॉर्निया। द मोनोकार्पिक प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स ओनली। देखो पहली बात तो मोनोकार्पिक, मोनो का मतलब क्या होता है आपका? सिंगल। कार्पिक का मतलब क्या होता है? लाइफ प्लांट्स। सिंगल लाइफ का मतलब ये नहीं कि इनके पास एक ही, बस यार लाइफ सबके पास एक ही होती है। सिंगल लाइफ का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावर देते हैं, एक ही बार पूरी लाइफ में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आपका मोनोकार्पिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है? ये इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है इतना ज्यादा स्लो होता है, या इतना ज्यादा आप कह सकते हो कि इतना ज्यादा वास्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसकी वजह से फ्लावर प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन पूरी अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार कर पाते हैं। ठीक है, जिसमें अगर आपको एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल होता है जैसे मान लो आपका बैम्बू। ठीक है, तो बैम्बू में अगर आप देखोगे, बैम्बू में क्या होता है? बैम्बू की जो एवरेज एज होती है ना 80 टू 100 ईयर्स की होती है। ठीक है, और ये जो आपका फ्लावर प्रोड्यूस करता है वो फ्लावर कब देता है? 40 से 50 साल के बीच में। 40 से 50 साल के बीच में फ्लावर जो देता है, कब देता है? आपके लगभग लगभग 40 टू 50 ईयर्स के बीच में। ठीक है, तो आप कह सकते हो बैम्बू जो होता है, बांस जो होता है आपका, एक मोनोकार्पिक प्लांट है जिसकी लाइफ स्पैन होती है 80 से 100 साल होती है, और वो 40 से 50 साल के बीच में एक बार फ्लावर देता है, उसके बाद क्या होता है? इसकी सीधा डेथ ही हो जाती है 40-50 साल बाद। ठीक है, तो ऐसे आपके फ्लावर, ऐसे आपके प्लांट जो पूरे अपनी लाइफ में एक ही बार फ्लावर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आपका मोनोकार्पिक फ्लावर। क्या होगा आपका? वंस इन अ लाइफ टाइम। ऑप्शन बी क्या आपका सही ऑप्शन है? ठीक है, देखो होता क्या है, अब लिखा था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैन आइडेंटिफाइड बाय द ग्राम स्टेनिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो जो आपका ग्राम बैक्टीरिया होता है ना, पूछा ग्राम बैक्टीरिया को कैसे हम पता कर सकते, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग से उसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, आपको मालूम है, अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं तो बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहा हूँ, सेल वॉल। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल भी होता है, और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है किससे मिलकर के बना होता है? वो मिला होता है आपके पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, जिसमें अगर प्लांट की बात करूं, प्लांट का सेल वॉल होता है सेल्यूलोज। बैक्टीरिया का होता है आपका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन, और फंगस का होता है आपका काइटिन, या लोग उसको चिटिन भी पढ़ते हैं लेकिन काइटिन होता है ये। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है ना, ग्राम स्टेनिंग जो हम करते हैं ना, तो वो आपका जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है ना, उस पर जो सबसे ज्यादा अबंडेंट में क्वांटिटी प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या करता है? पकड़ता है। तो ग्राम स्टेन करने से, ग्राम स्टेन करने से क्या होता है? आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे मिलकर के बना है? ये मिलकर के बना आपके पेप्टिडोग्लाइकन से। तो इसको क्या करते हैं? हाईलाइट करता है। ग्राम स्टेन जो होता है इसी पेप्टिडोग्लाइकन को हाईलाइट करता है, तो मालूम चल जाता है कि वो आपका ग्राम पॉजिटिव है। तो आप क्या लिखोगे? द सेल walls have more peptidoglycan compared to lipids। सेल वॉल के पास पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू लिपिड्स। अगर आपके लिपिड ज्यादा पाए जाते, मान लो अगर आपके सेल वॉल के पास लिपिड ज्यादा पाए जाते, वो आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है नेचर में, इलास्टिक हो जाता है नेचर में।
ह्यूमन का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, हमारा सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है आपका, हम एनिमल है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में ना लिपिड ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो हमारा सेल वॉल तो हमारे प्रेजेंट होता नहीं, सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। तो किसी के पास लिपिड होगा, लिपिड आपके सेल मेम्ब्रेन को कौन से नेचर का बना देगा, आपका फ्लेक्सिबल नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल पेसमेकर इन द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन एस ए नोड विच इज प्रेजेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग चेम्बर्स। देखो हमारे बॉडी में, हार्ट में नेचुरल पेसमेकर होता है, नेचुरल पेसमेकर को हम क्या बोलते हैं, आपका एस ए नोड बोलते हैं, एस ए नोड। तो पूछा गया कि वो आपका किस चेम्बर में प्रेजेंट होता है। देखो नेचुरल पेसमेकर का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या मेंटेन करता है, रिदम मेंटेन करता है, और क्या मेंटेन करता है, आप कह सकते हो जो आउटकम आता है ना, आउटकम का मतलब क्या है, जो 120/80 mmHg आता है वो आपके इसी की वजह से आता है, ब्लड प्रेशर जो होता है। ठीक है, और आपका जो आपका क्या कह सकते हो कि आपका ब्लड पंपिंग इनिशिएट होता है ना, पंपिंग इन द हार्ट, ब्लड पंप जो इनिशिएट करवाते हैं वो भी आपका ये करवाते हैं। कौन, ये तीनों काम किसके होते हैं, आपके एस ए नोड के। एस ए नोड को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है, अगर आप देखोगे आपके पास 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो जो आपका एस ए नोड होता है ना, एस ए नोड कहां प्रेजेंट होता है, आपके राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में। ठीक है, जो एस ए नोड होता है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, आपके एस ए नोड जो होता है वो आपके राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कहां प्रेजेंट होता है, आपके राइट एट्रियम को मॉडिकल के नाम से भी जानते हैं, आपको मालूम है। तो प्रेजेंट कहां होता है, आपके राइट ऑरिकल या एट्रियम। Consider the following statements: malaria can be contained with the introduction of larvicidal fish gambusia in ponds, tanks and puddles. देखो मलेरिया कैन बी कंटेन्ड विद, देखो होता क्या है ये, इसमें लिखा हुआ है कि आपके ऐसे फिश होते हैं जो कि आपके लार्वा को खा जाते हैं। मतलब आपके किसके लार्वा होते हैं, मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं ना, बेसिकली उनको खा जाते हैं। तो देखो मलेरिया कैन बी कंटेन्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लार्विसाइडल फिश गम्बूज इन पॉन्ड्स, टैंक्स एंड पडल्स। देखो आपके मलेरिया के जो मॉस्किटो होते हैं ना, एनोफिलिस मॉस्किटो, वो गंदे पानी पर बैठते हैं, गंदा पॉन्ड हो गया, ठीक है, टैंक हो गया, पडल्स हो गए, गंदे जगह पे, वहां पे कौन बैठता है, आपके मलेरिया। अगर मुझे मलेरिया को कंट्रोल करना है तो मैं उसमें क्या डाल सकता हूँ, एक लार्विसाइडल फिश डाल सकता हूं, जो कि बेसिकली आपके मलेरिया के जो मॉस्किटो कैरी करते हैं एनोफिलिस, उनके लार्वा को खा जाता है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपको कहने का क्या है, ठीक है, ट्रू है। अब क्या है, गम्बूजिया जो है इज हाईली स्पेसिफिक नेबरिंग लार्वा ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज। तो देखो होता क्या है कि आप कह सकते हो कि गम्बूजिया जो है ना, वो आपका जब भी अगर वाटर में प्रेजेंट होता है तो मॉस्किटो वहां पर आपके एग ले ही नहीं करते, वो पहले देख करके डर जाते हैं कि भाई ये ऐसा फिश है जो कि बेसिकली किल कर देगा हमें, या फिर ऐसा है वो, अब बेसिकली फिश ऐसा होता है जो कि आपका लार्वा खा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका, यहाँ पे देखो चीज क्या है कि मॉस्किटो जो होता है ना, अगर आपने वहां पे इंट्रोड्यूस करवा दे गैम्बूजिया को, तो वहां पे पहले से आपके एग ले ही नहीं करेंगे, वहां पर आपका एग ले करेंगे ही नहीं। वो बात की बात है कि खाएगा नहीं खाएगा, वो पहले बात वहां पे एग ले ही नहीं करेंगे। तो गम्बूजिया जो है वो बेसिकली इसीलिए देखो वहां पे मॉस्किटो इसीलिए आपके एगले नहीं करते क्योंकि वहां पे गम्बूजिया पहले से प्रेजेंट होता है, वो डर के मारे वहां पे एगले नहीं करते। यहाँ लेकिन यहाँ पे खाने की बात करते तो उतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। तो आपका स्टेटमेंट क्या, ओनली वन, ओनली वन। अगर आप पॉन्ड में, अगर आप पडल्स में, अगर आप खाली जगह पे, गंदे पानी के सोर्स पे अगर आप गम्बूजिया या आप कह सकते हो लार्विसाइडल फिश डालते हो, तो कहीं ना कहीं क्या काम करता है वो, बेसिकली आपका मलेरिया के मच्छर को वहां पे फैलने नहीं देगा, पैदा होने भी वहां पे नहीं देगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन 13 का जो है आपका ऑप्शन बी। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपका क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स थे आपके, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी।
और इसको ऑब्टेन्ड करा जाता है, एक पेनिसिलियम जीन्स होता है, पेनिसिलियम नोटेटम करके, जो एक टाइप का क्या होता है आपका फंगस, एक टाइप का क्या होता है आपका फंगस। देखो पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट कहां से करता है, उसको हम ऑब्टेन कहां से करते हैं, इसको हम निकालते कहां से, तो वो होता है आपका पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि क्या होता है फंगस। तो यहाँ पे इसका नाम ये तो नहीं लिखा, लेकिन फंगस तो लिखा हुआ है फंजाई करके। तो पेनिसिलिन जो कि आपका काम करता है एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबैक्टीरियल होता है, ये आपके बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। लेकिन इसको हम निकालते कहां से, इसको हम निकालते हैं आपके फंगाई से। इस फंगाई का नाम क्या होता है आपका फंजाई का, बेसिकली पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो उसका नाम याद रखना। वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत सारे सोल्जर्स को दिया गया था ये, जो कि घायल हो गए थे आपके, तो इसकी वजह से सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स को क्या मिला था आपको, बहुत ज्यादा आपको एक नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। देखो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर लिख करके ना आपको कंफ्यूज कर, नॉर्मली ब्लड प्रेशर ही है। ब्लड प्रेशर हम किससे नापते हैं आपका, स्फिग्मोमैनोमीटर से। ठीक है, Which of the following test is used for diagnosis of color blindness in people? देखो कलर ब्लाइंडनेस जो हम टेस्ट करते हैं वो किससे करते हैं, देखो एलिजा आपका किसका हो गया, एड्स का हो गया, विडाल आपके टाइफाइड का हो गया, रोशियास भी आपका बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस के लिए तो नहीं होता। एक इशिहारा टेस्ट होता है, इशिहारा टेस्ट में क्या होता है आपका कि आपके आईज के आगे ना ग्रीन और रेड कलर डाल दिया जाता है और उसमें कुछ लिख भी दिया जाता है। अगर आप वो रीड कर पा रहे हो या अगर आप ढंग से उसको देख पा रहे हो, ढंग से आप बता पा रहे हो कि हाँ ये वहां है, ये यहाँ है, ये रेड और ग्रीन कलर। कलर ब्लाइंडनेस में होता है क्या, कलर ब्लाइंडनेस में यही तो होता है, आपकी रेड और ग्रीन कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे ढंग से, जिसकी वजह से आप कह सकते हो, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है कलर पहचानने में। ठीक है, तो टेस्ट कौन सा होता है आपका, इशिहारा टेस्ट होता है। ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन मियोसिस बट नॉट इन माइटोसिस। कौन सा इसमें ऐसा है जो कि आपका मियोसिस में होता है लेकिन माइटोसिस में नहीं होता। ठीक है, तो आप देख सकते हो मियोसिस में क्या होता है आपका, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर होने का रीजन क्या है, देखो क्रॉसिंग ओवर होने का रीजन क्या है, ये वाला जो स्टेप है ना आपका, ये आपके क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इधर भी क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स ना अपना अपना इंफॉर्मेशन जो होता है ना, अपना अपना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ताकि आपका जो जीन्स है ना, आपके फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जा पाए, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी क्यों है, क्योंकि एक दूसरे का जेनेटिक इंफॉर्मेशन जानना और ताकि आपके क्रोमोसोम्स में वेरिएशन आ पाए। क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब क्या है कि ये अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ पे, ये अपना इन्फॉर्मेशन देगा, इस जगह इकट्ठा हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो ये बेसिकली किस में पाया जाता है, ये आपके खाली मियोसिस में पाया जाता है, माइटोसिस में पाया नहीं जाता। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, क्रॉसिंग ओवर कह सकते हो आप। या इस जगह को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस भी बोलते हैं, इसको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये खाली मियोसिस में पाया जाता है। मियोसिस में क्योंकि आपके वेरिएशन होने के चांसेस होते हैं, मियोसिस आपके सेक्सुअल डिवीजन में होता है, गैमेट्स बनाने में होता है। ठीक है, माइटोसिस आपके सोमैटिक सेल्स में, आपके बॉडी में जो मेनली सेल्स में डिवीजन होता है आपका माइटोसिस होता है, उसमें आपको वेरिएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके मियोसिस में होता है। इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है, ताकि आपस में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पाए और वो आगे कैरी कर पाए इंफॉर्मेशन को। ठीक है, which among the following is not among micronutrients required for plants। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्लांट्स के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट में नहीं आता। अगर माइक्रो में नहीं होगा तो मैक्रो में होगा। क्या बोला, इज नॉट अमंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर माइक्रो नहीं होगा तो क्या होगा आपका, मैक्रो होगा ना। तो सीधा सीधा बता दो उसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट के लिए ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, तो अगर प्लांट्स में देखोगे आप तो देख सकते हो कि मॉलिबेडनम, मैंगनीज और जिंक ये बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। मॉलिबेडनम, ठीक है, मैंगनीज और जिंक ये एनिमल्स की रिक्वायरमेंट के लिए, एनिमल्स की ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छा होता है, मॉलिबेडनम, मैंगनीज और जिंक।
लेकिन आपके प्लांट के लिए नहीं होता। ये सब किस में आएंगे? आपके प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे, माइक्रो में आएंगे। ये तीनों किस में आएंगे? आपके माइक्रो में आएंगे। जो एक आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो होता है वो किस में आता है? माइक्रो, मैक्रो में आता है, नॉट अ माइक्रो, ठीक है, मैक्रो में आता है। मैग्नीशियम से आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है आपके प्लांट बॉडी में, जिसकी वजह से अच्छा खासा वो ग्रो कर सकते हैं, अच्छा खासा वो आपके फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो आपके प्लांट की बॉडी मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ा देता है, इसलिए मैग्नीशियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे, माइक्रो नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिली रिफर्स टू पॉलिनेशन थ्रू द अमंग ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्निथ, देखो एक तो होता है आपका ऑर्निथोलॉजी, लॉजी मतलब होता है आपका स्टडी, ऑर्निथ का मतलब होता है आपके बर्ड, बर्ड के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो ये ऑर्निथ वर्ड जो होता है ना, ऑर्निथ वर्ड को हम क्या बोलते हैं? बर्ड। तो ऑर्निथोफिली जो होगा, फिली का मतलब क्या होता है? फिली का मतलब होता है आपका पॉलिनेशन, पॉलिनेशन डन बाय बर्ड्स, ऐसे पॉलिनेशन जो कि बर्ड्स करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आपका ऑर्निथोफिली। से एग्जांपल ले सकते हो आप, हमिंग बर्ड हो गया आपका, सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड जो होता है हमिंग बर्ड हो गया आपका, अगर वो आपका पॉलिनेशन करवाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली बोलेंगे, पॉलिनेशन डन बाय बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स मेक्स मेन बेसिस ऑफ वर्किंग ऑफ एमआरआई। हमारी बॉडी में ऐसा मेन एलिमेंट कौन सा होता है इसकी वजह से एमआरआई जो होता है आपका काम कर पाता है? देखो तो होता क्या है, एमआरआई जो काम करता है ना वो आपके हाइड्रोजन का जो एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है उसका न्यूक्लियस टूटने पे फिर जो उसमें से रेज निकलते हैं उसके प्रिंसिपल पे वो काम करता है। तो हाइड्रोजन का फिजन होना जरूरी, न्यूक्लियर फिजन होना जरूरी है। न्यूक्लियस ब्रेक होता है, फिर उसमें न्यूक्लियस के सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं, न्यूक्लियस एलिमेंट्स बाहर निकलते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो आपके एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है? आपके हाइड्रोजन, मेन बेस क्या होता है आपका? हाइड्रोजन, क्योंकि इसका न्यूक्लियस आपका ब्रेक होता है जिसमें से फिर क्या होता है? आपके रेज निकलते हैं, उन्हीं रेज को क्या करता है? एमआरआई कैच करता है। तो उसके काम करने के लिए जो मेन बेसिस है वो आपके हाइड्रोजन का ब्रेक होना जरूरी है, उसका बेसिकली आप कह सकते हो उसके न्यूक्लियस का ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूबो, ब्यूबो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। देखो ब्यूबो, ब्यूबो एक टाइप का ना आपका आउल होता है और ये बहुत स्पेसिफिक खतरनाक आउल होता है। आप कह सकते हो ब्यूबो, ब्यूबो जो होता है ना वो एक ऐसा बर्ड में आता है वो जो कि आपने सुना होगा कि बर्ड जब उड़ते हैं तो उनके पंख के फटफटाने की आवाज आती है, लेकिन अगर ब्यूबो, ब्यूबो अगर उड़ता है ना तो अगर उसके नीचे आप कितना भी माइक लगा दोगे ना तो उसके पंख फटफटाने की आवाज नहीं आती है। बहुत स्पेसिफिक, इनकी आईज का डिजाइन बहुत बढ़िया होता है। नॉर्मली अगर इनको बहुत ज्यादा दूर देखना होता है तो आपका कॉर्निया डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ऊपर से वेरिएशन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा दूर की चीजें देख सकते हैं। इसलिए ब्यूबो एक आपका अच्छा खासा आउल का एक क्या होता है? स्पीसीज होता है, इसलिए इसका नाम आया आपका ब्यूबो का, ठीक है। जो किसका साइंटिफिक नेम होता है? आपका आउल का। Which among the following diseases is very rare in women compared to men affected with the same disorder? इनमें से कौन सा सा डिजीज है जो कि बेसिकली मेन में बहुत ज्यादा पाया जाता है, विमेन में बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत कम। देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? बोन्स का वीक होना, बोन्स का खराब होना। तो हाँ ये दोनों में पाया जाता है, मेन में भी और विमेन में भी, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। निक्लेडोपिया, ठीक है, निक्टेलोपिया जो होता है दोनों में, ये भी दोनों में आपके पाए जाते हैं, मेन में भी और आपके विमेन में भी। कलर ब्लाइंडनेस और डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि इन दोनों में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? आपके आपका हेड ब्रॉड हो जाता है, आपका फेस जो होता है फ्लैट हो जाता है, आपका जो टंग होता है वो बहुत ज्यादा फिरो हो जाता है, चौड़ा होता है, फिर ढंग से आप स्पीच नहीं दे पाते, आपके माउथ से सलाइवा निकलता रहता है, आपके बचपन से आपकी बॉडी में रिंकल्ड बॉडी होती है, आपको लिवर और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको वेब नेक हो सकता है, ठीक है। आपका बेसिकली मेंटली रिटार्डेड हो सकते हो आप, आपका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा हो सकता है, आपका पाम लाइन एक ही होगा। सब किस में होता है? आपके डाउन सिंड्रोम में। ये दोनों को देखने को मिलता है, मेन को भी और विमेन को भी। एक कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये सेम डिजीज है, लेकिन ये बेसिकली किस में पाया जाता है? आपके मेन में पाया जाता है, मेन में। विमेन में बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली अफेक्ट करता है। क्यों? कलर ब्लाइंडनेस के जो जीन्स होते हैं ना वो आपके एक्स क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं। देखो जैसे मान लो एक्स, ये आपका कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, कलर ब्लाइंडनेस का, ये अगर आपके जीन्स पर अटैच हो गया, एक्स क्रोमोसोम के जीन्स पे अटैच हो गया, तो ये इसमें जो मेल होगा, इस मेल क्या होगा? आपका सीधा इन्फेक्टेड होगा,
इसको रेड और ग्रीन कलर नहीं देख पाएगा। लेकिन आपके फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते, 2, अगर एक पे अटैच हो भी गया तो फीमेल क्या बन जाएगी, इसकी कैरियर। कैरियर का मतलब होता है खुद को डिजीज नहीं, लेकिन अपने बच्चों को वो फैला सकती है, जिसकी वजह से ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है मोस्टली फीमेल्स में कैरियर ही बन जाती है, कभी भी अफेक्टेड नहीं होती, इसकी वजह से रियली अफेक्ट करता है आपके वुमेन में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज हैज मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड कंपेयरिंग टू द अदर वंस। देखो आप देख सकते हो कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन बताना है कि किसका मल्टीप्लाइंग टाइम बहुत कम होता है, जल्दी मल्टीप्लाई कर देता है, तो आपकी बॉडी में जल्दी इफेक्ट दिखा देगा वो आपके। मम्स है, मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स है। सबसे ज्यादा कम जो टाइम लेता है आपका इन्फ्लुएंजा लेता है, वो 1 से 4 दिन के बीच में, 1 to 4 डेज में अपना काम कर देगा वो। और आपको दूसरे दिन में, 2 दिन तो एवरेज होते हैं इसके, 2 दिन में आपको क्या हो जाएगा, आप नाम सुना कंजक्टिविटिस, कंजक्टिवाइटिस जो होता है, आपके आईज जो पिंक कलर के हो जाते हैं, वो आपका फ्लू वायरस ही तो होता है, इन्फ्लुएंजा ही तो होता है बेसिकली आपका, जिसकी वजह से वो आपके आईज में आएगा और 1 से 2 दिन में आपके आईज जो होगा वो बिल्कुल पिंकिश हो जाएगा और आपको पेन होगा उसमें खोलने में, देखने में, ठीक है। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 to 4 डेज होता है, एवरेज क्या होता है आपका 2 दिन होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका इन्फ्लुएंजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट लोकेशन ऑफ पायलोरिक स्फिंक्टर इन ह्यूमन बॉडी। हमें पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट लोकेशन ऑफ द पायलोरिक स्फिंक्टर। देखो पायलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, कितना अमाउंट फूड आपके, कितना अमाउंट फूड आपके कहां पे एंटर करे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कौन रेगुलेट करता है आपका पायलोरिक स्फिंक्टर। पायलोरिक स्फिंक्टर आपके ऐसे मसल्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मसल्स होते हैं, ये एश्योर करते हैं कि कितना खाना आपके कहां से कहां जाए, स्टमक से जाए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अगर मैं बात करूं आपके स्टमक की, ये आपका स्टमक है, ये होता है आपका पायलोरिक स्फिंक्टर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका पायलोरिक स्फिंक्टर, और ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं ड्यूडेनम। पहला पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं ड्यूडेनम, और ये क्या होता है आपका स्टमक। अब देखो पायलोरिक स्फिंक्टर की जो लोकेशन है, पायलोरिक स्फिंक्टर की जो लोकेशन होती है कहां होता है, बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम। स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है क्या आपका पायलोरिक स्फिंक्टर, बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है आपका, यही होता है आपका पायलोरिक स्फिंक्टर। और यही क्या काम करता है, ये रेगुलेट करता है कितना खाना आपके, कितना खाना आपके स्टमक से कहां पे जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज रेगुलेटेड बाय पायलोरिक स्फिंक्टर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द स्टमक, ठीक है। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। In which of the following the cellular power plants mitochondria are absent? इनमें से कौन सा ऐसा होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो अगर आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिल है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिल है, ठीक है। बाय लेयर का होता है, 2 लेयर का होता है, खुद का प्रोटीन भी होता है, खुद की प्रोटीन फैक्ट्री भी होती है इसके पास, मतलब राइबोसोम्स के पास, इसके पास भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन राइबोसोम की मेन लोकेशन होती है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर में प्रेजेंट होता है मेनली। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिल है, क्या है आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिल है, जिसकी वजह से ये आपके लोअर लेवल सेल्स में नहीं पाया जाता, लोअर लेवल पार्ट में, लोअर लेवल सेल्स में नहीं पाया जाता, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। इनमें से आपका प्रोकैरियोटिक क्या है, ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, एल के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया आपका क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जिसमें आप कह सकते हो जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आपके प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिल होते हैं आपके, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन बी बैक्टीरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी स्टोर्स विटामिन ए, विटामिन डी एज वेल एज विटामिन B12। तो हमारे बॉडी में जो स्टोरेज यूनिट होती है या स्टोरिंग हाउस जो बोलते हैं, हमारे बॉडी में जो स्टोरिंग हाउस होता है क्या होता है आपका, वो होता है आपका लिवर। लिवर आपके बॉडी में फूड भी स्टोर करते हैं, फूड कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं लिवर, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कौन करता है, ये बनता है आपके ग्लूकोज से, ग्लूकोज से, ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज को कौन कन्वर्ट करता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन आपके ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन स्टोर कौन करेगा आपका फूड की फॉर्म में, कहां पे लिवर के अंदर स्टोर होगा आपका, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका इसमें ऑप्शन सी लिवर।
लिवर को हम स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं, स्टोरेज यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। Which among the following is the only internal organ, human organ which can regenerate? देखो हमारे पास एक ही अकेला इंटरनल ऑर्गन होता है जो कि रिजनरेट कर सकता है, अप टू 65 to 70% तक रिजनरेट कर सकते हैं वो आराम से, 65 to 70% तक रिजनरेट कर सकता है, वो होता है आपका लीवर। इसके सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इसके सेल्स को हम बोलते हैं हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल। लेकिन आप नाम सुना लिवर सिरोसिस के बारे में या लिवर खराब होने के बारे में, फैटी लिवर के बारे में, उसमें क्या होता है आपका कि आप कह सकते हो कि जब आपका लिवर जो होता है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होता है किसी भी चीज की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, आप ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो उसकी वजह से, धीरे धीरे करके आपके हेपेटिक सेल्स, लिवर के सेल्स मरने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी रिजेनरेटिव कैपेसिटी हो तो खत्म होने लग जाती है और धीरे करके आपका लिवर फिर खराब हो जाता है, ठीक है। तो लिवर ही होता है, इसके पास क्या होता है आपका, लीवर ही होता है, इसके पास क्या होता है आपका डिफाइनिंग, या फिर आप कह सकते हो कि रिजेनरेशन कैपेसिटी होती है इनके पास और अच्छा खासी रिजेनरेट कर सकता है, ठीक है। पूछा गया था कि सबसे पहला वैक्सीन जो बना था, सबसे पहला वैक्सीन वो किसका बना था आपका? सबसे पहला वैक्सीन जो एवर डेवलप्ड, फर्स्ट वैक्सीन एवर डेवलप्ड, वो किसने डिस्कवर की थी? आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। इन्होंने सबसे पहला क्या डिस्कवर करा था? आपका फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी आपकी, और वैक्सीन किसके लिए बनाई थी? आपके बनाए थे स्मॉल पॉक्स के लिए। किसके लिए बनाई थी? आपके स्मॉल पॉक्स के लिए। और कब बनाया था उन्होंने? लगभग 1796 में, बहुत पहले, 1796, बहुत पहले की बात चल रही है, 1800 से पहले की बात है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो थी वो वैक्सीन क्रिएट करी थी एडवर्ड जेनर ने, और पहला जो वैक्सीन बना था उसी का बना था। बाकी टेटनस है, रेबीज है, कोलेरा है, जैसे रेबीज के लिए एआरवी होता है, एंटी रेबीज वैक्सीन, टेटनस के लिए भी टेटनस का वैक्सीन होता है, ठीक है। कोलेरा के लिए भी कुछ कुछ वैक्सीन प्रेजेंट होते हैं, बहुत बाद में बने थे, लेकिन सबसे पहला जो वैक्सीन बना था आपको कौन सा बना था? आपका स्मॉल पॉक्स का ही बना था, ठीक है। देखो, consider the following statement regarding replication cycle and pathogenesis of human immunodeficiency virus। HIV के वायरस में हम रेप्लिकेशन देख रहे हैं और ये कैसे काम करता है हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आपका? अपॉन एंटरिंग द होस्ट सेल, अपॉन एंटरिंग द होस्ट सेल द वाइल्ड एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसाइज अ डबल स्ट्रैंडेड कॉपी फ्रॉम द वाइल्ड आरएनए टेम्पलेट। देखो आपको होता, देखो आपको मैं बताता हूँ, जो HIV का वायरस होता है ना, वो आपके छोटे छोटे वायरसेस से मिलकर के बना, तो उसका नाम होता है आपका रेट्रोवायरस, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आपका आरएनए होता है, आरएनए। लेकिन ये अपना आरएनए कन्वर्ट कर लेते हैं, ये अपना आरएनए किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? आपने डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए का आरएनए बनना। देखो डीएनए का आरएनए बनना क्या कहलाता है आपका? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है आपका? ट्रांसक्रिप्शन। बट इसका मैं ऑपोजिट कर दूं, अगर इसका अगर मैं ऑपोजिट कर दूं आरएनए से डीएनए, तो क्या हो जाएगा आपका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका ये ऑप्शन पहला स्टेटमेंट ठीक है। अपॉन एंटरिंग द होस्ट सेल द वायरल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसाइज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉपी फ्रॉम द वायरल आरएनए टेम्पलेट। तो ये क्या काम करता है? रेट्रोवायरस क्या काम करता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए से क्या बना लेते हैं? अपना डीएनए बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। द इंटीग्रेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर कोवेलेंट इंसर्शन ऑफ वायरल सीडीएनए इनटू द होस्ट क्रोमोसोम डीएनए एस्टैब्लिशिंग अ परमानेंट प्रोवायरस। अब देखो इंटीग्रेज एंजाइम जो होता है, इंटीग्रेज एंजाइम, हाँ इंटीग्रेज एंजाइम आपके एड्स के वायरस में ही पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली हाँ आपके जो होस्ट डीएनए होता है उसमें घुस जाते हैं और उसमें प्रो एंजाइम्स बनाते हैं, प्रो वायरस बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डीएनए होता है वो अफेक्ट हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, पहला भी ठीक है। HIV specifically targets CD4 plus T lymphocytes by binding its GP120 surface glycoprotein to the host cell। तो देखो HIV का जो वायरस होता है, देखो यहाँ पे T lymphocyte क्या है? T lymphocyte होते हैं आपके बेसिकली WBC के सेल्स, WBC। और आपका जो HIV का वायरस होता है, रेट्रोवायरस जो होता है, वो बेसिकली आपके लिम्फोसाइट्स को ही तो मारते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को ही तो मारते, सोलर सेल को ही तो मारते हैं, ताकि आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाए।
तो कहीं ना कहीं हाँ आपका स्टेटमेंट 3 जो है वो भी आपका ठीक है, स्टेटमेंट 3 भी ठीक है। नेक्स्ट है protease inhibitors are a class of antiretroviral drug that function by preventing the integrase enzyme for binding to the host genome। देखो प्रोटीएज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज सबसे पहले क्या काम करते हैं, प्रोटीएज आपके प्रोटीन एंजाइम को क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन। तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स आर अ क्लास ऑफ एंटीरेट्रोवायरल ड्रग दैट फंक्शन बाय प्रिवेंटिंग द इंटीग्रेज एंजाइम फ्रॉम बाइंडिंग टू द होस्ट जीनोम। देखो इंटीग्रेज एंजाइम क्या होता है आपका, जो अभी एंजाइम था एड्स के पास जो एंजाइम होता है जो कि आपका बाइंड हो जाता है। आपको मालूम है एंजाइम जो होता है ना मेनली किससे मिलकर के बना होता है, प्रोटीन से मिलकर के ही बना होता है। एंजाइम आपका मेनली प्रोटीन से मिलकर के ही बना होता है। तो प्रोटीएज जो होता है वो प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन कर देगा तो एंजाइम का भी ब्रेकडाउन कर देगा। अगर आपका एंजाइम का ब्रेकडाउन कर पाएगा तो आपका एंजाइम ढंग से काम नहीं कर पाएगा। अगर एंजाइम ढंग से काम नहीं करेगा तो आपके बाइंडिंग साइट पे लगेगा ही नहीं। हाँ तो ये भी आपका ठीक है। आपका पूछेगा कौन सा करेक्ट है, तो भाई इसमें सारे करेक्ट है, 1 2 3 4 सारे के सारे करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट्स के आपके ठीक है। ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या, आपका ऑप्शन डी। द आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडर करना है। द एटमोस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ वाज रिड्यूसिंग। देखो पहला जो एटमोस्फेयर था आपके अर्थ का एटमोस्फेयर वो आपका धीरे धीरे करके मतलब कह सकते हो कि कम हो रहा था या खत्म हो रहा था, धीरे धीरे करके कम हो रहा था। तो देखो अगर बताओ ना तो आपके सबसे पहले अर्थ पे ना खाली वाटर वाटर था, थंडरिंग होती थी, वाटर होता था, इवेपोरेशन होता था, बारिश होती थी, बस और कुछ नहीं होता। जमीन थी नहीं पहले, खाली बस पानी ही पानी था। खाली थंडरिंग होती है, आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, बारिश होती है, इवेपोरेशन होता है, ऐसे करके होता रहता। तो जो आपका क्लाइमेट था एटमोस्फेयर था वो रिड्यूस हो रहा था, तो हाँ रिड्यूस हो रहा था। सेकेंडली द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर केमोसिंथेटिक रिएक्शन ऑन द अर्थ दैट लेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ सोलर एनर्जी। देखो सोलर एनर्जी जो था वो आपका बोलता कि क्या प्राइमरी सोर्स था, तो प्राइमरी सोर्स नहीं था आपका। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, कीमोसिंथेटिक रिएक्शन जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं और वो बेसिकली कौन करते हैं, आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज करते हैं। स्टार्टिंग में आपको मालूम है जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो आपके सबसे पहले अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म आए थे कौन से आए थे, वो आपके वो बेसिकली आपके आए थे बैक्टीरिया, जिसलिए उनको क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है आपका। तो ये बैक्टीरिया आए थे पहले आपके। तो उससे हुआ क्या था, वो कीमोसिंथेटिक उसको ना केमिकल चाहिए होता है, आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए होता है आपका रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, उसको सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि सोलर एनर्जी चाहिए, लेकिन जो कि आपका ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। लिक्विड वाटर डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्ली अर्थ। भाई अर्ली अर्थ पे पहले वाटर ही पाया जाता था, यहाँ पे तो उल्टा बोल दिया। फोर्थ है एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ वर प्रोवाइडेड बाय लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट रेज और कॉस्मिक रेज। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आपका खाली अर्थ में क्या था, पानी था, लाइटनिंग था, यूवी रेज था, सनलाइट होता था, इवेपोरेशन होता था, बाकी कॉस्मिक रेज होते थे। तो हुआ क्या, आपके पानी में जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना उस पे लाइटनिंग पड़ रहा है, उस पे बेसिकली लाइट आ रहा है, उस पे यूवी रेज आ रहा है, उस पे कॉस्मिक रेज आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते थे आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो हाँ ये चीज तो हुई थी। ठीक है, आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेंट मिलर करके, उन्होंने एक्सपेरिमेंट शो भी करा था। आपका एक एक्वेरियम बनाया था, उसमें ना आपके थंडर डाला था, आपका यूवी रेज डाला था, आपके टेम्परेचर बढ़ा दिया था पानी के अंदर। तो देखा जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगे, तो धीरे धीरे करके आपके लाइफ का जनरेशन ऐसे स्टार्ट हुआ। तो कौन सा आपका ठीक है कोर्स, कौन कौन से कोर्स ठीक है, आपका स्टेटमेंट 1 ठीक है और स्टेटमेंट 4 ठीक है। तो 1 और 4 वाला क्या है आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ 30 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इसमें हमने देखा कि बेसिकली थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमने लास्ट में रखे, बीच में भी थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रखे, ताकि ऐसे नहीं है कि खाली आप स्ट्रेट क्वेश्चन करो या डायरेक्ट क्वेश्चन करो। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको और भी सारी चीजें, फिर आपके दिमाग में वैसे चलेगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, हल्का सा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज हो जाओगे, हल्का सा भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, हल्का सा मैथ ऑफ आएगा हम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसकी वजह से आप डायरेक्ट क्वेश्चन तो करो ही करो, क्योंकि आपको उससे सीधे की सीधी नॉलेज मिलेगी, लेकिन आप थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करो, आप थोड़े से मैथ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी करो, आप थोड़े से सीधे सीधे ठीक है आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी करो, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, आप सीक्वेंस वाइज वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हो।
तो आज जो हमारे क्लास था उसमें हमने 30 क्वेश्चंस देखे बायोलॉजी के, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया हो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।